हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस बाय एस में स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 4 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं आपका टोटल मार्क्स 40 है, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्टिव में 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा लिखने के लिए। टोटल प्रश्न रहेगा 19, लेकिन आपको 13 प्रश्न का ही जवाब देना है, 13 प्रश्न का ही जवाब देना है, जिसमें आपको 2 अंक वाला 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 3 अंक वाला 5 प्रश्नों का जवाब देना है और 5 अंक वाला 3 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, देखिए टॉपर क्लासेस बाय एस क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम लोग जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 4 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके क्लास 12 टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए, पहला सेक्शन ए में 2 अंक के प्रश्न है, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, 2 गुना 5 बराबर 10। पहला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब बाजार अर्थव्यवस्था होता है। तो बोल रहा है बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय कौन लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय निजी पूंजीपति यानी प्राइवेट ओनरशिप द्वारा लिया जाता है और अपनी आर्थिक समस्या का समाधान कीमत तंत्र यानी मांग पूर्ति द्वारा करती है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, विनियोग यानी निवेश को परिभाषित कीजिए। निवेश का अर्थ होता है इन्वेस्ट, विनियोग का अर्थ होता है निवेश और उसका इंग्लिश होता है इन्वेस्टमेंट यानी शॉर्ट में बोलेंगे इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट क्या होता है समझिए। निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पूंजीपति यानी महाजन अपने पूंजी को आय और लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों में लगाते हैं। जैसे बैंक में कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट किया, अपना पैसा हम किसी को कर्ज दिए, या फिर अपना पूंजी से कोई दुकान खोले, मॉल खोलें। एक ऐसा जगह पर पैसा लगाना जिससे बाद में आपको आय प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेस्ट यानी निवेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या अंतर है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, और जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोनों में क्या डिफरेंस है समझिए। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, देखिए यह एक घरेलू क्षेत्रीय संकुचित धारणा है, क्योंकि इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं होता है। यानी जीडीपी बराबर होता है जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक, अच्छा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या होता है समझिए। यह एक राष्ट्रीय क्षेत्र विस्तृत धारणा है, क्योंकि इसमें शुद्ध विदेशी साधन आय को शामिल किया जाता है। यानी जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आया। जीडीपी का अर्थ है एक घरेलू क्षेत्रीय धारणा, एक संकुचित धारणा जिसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं होगा। यानी जीडीपी बराबर होगा जीएनपी माइनस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, अच्छा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या होता है। यह एक राष्ट्रीय क्षेत्र धारणा है, यह एक विस्तृत धारणा है जिसमें शुद्ध विदेशी साधन आय को शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है। साख सृजन यानी साख निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो आधुनिक समय में साख सृजन, साख निर्माण का कार्य सभी व्यापारिक बैंक करते हैं।
यानी साख सृजन व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मान 1 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान क्या होगा? क्वेश्चन 5 बोल रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मान 1 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान कितना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, चूंकि MPC और MPS का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है, यानी MPC जोड़ MPS बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर MPC का मान 1 दे दिया है, पूछ रहा है MPS का मान कितना होगा, तो MPS बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस MPC, यानी 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। सिंपल बात है, MPC और MPS का जोड़ 1 है और MPC का मान 1 दे दिया है, तो MPS का मान कितना होगा 1 माइनस MPC, यानी 1 माइनस 1 मतलब 0 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स को परिभाषित कीजिए। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझिए। उत्तर, यह वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति इसका भुगतान न करके किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर देता है, अर्थात इस टैक्स को टाला या हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी टैक्स का कराघात एवं करापात एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए बिक्री कर, उत्पाद कर, GST आदि। वैसा टैक्स जो वस्तु पर लगता है, यानी उत्पाद कर, GST, बिक्री कर, ये सब को हम दूसरों पर टाल सकते हैं, दूसरों पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि जो हम वस्तु दुकान से खरीदते हैं उसी का हम अंतिम उपभोक्ता हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको जिसके पास बेचेंगे उसका जो अंतिम उपभोक्ता होगा वह उसका टैक्स चुकाएगा। मतलब हम वस्तु पर लगे GST को, उत्पाद कर को, सेल टैक्स को टाल सकते हैं, दूसरों पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वही चुकाएगा जो उसका अंतिम उपभोक्ता होगा। हम दुकान से सामान खरीदें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंतिम उपभोक्ता हैं। यदि हम उसको किसी दूसरों के पास बेच देते हैं तो अब जो लेगा हमसे वो टैक्स चुकाएगा। ठीक है, मतलब अंतिम में यूज कौन करेगा, कौन खाएगा, कौन उसको यूज करेगा, वही टैक्स देगा। मतलब एक ऐसा टैक्स जो सरकार के पास जाता तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं जाता है, इनडायरेक्ट रूप में जाता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ऐसा टैक्स जो जिस पर लगता है जरूरी नहीं है कि वही चुकाएगा, वह दूसरे पर टाल सकता है, दूसरों पर छोड़ सकता है, दूसरों पर ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी जिस टैक्स का कराघात एवं करापात एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, किसी और पर टैक्स लगा, कोई और चुका रहा है, तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? विदेशी निवेश क्या होता है समझिए। निवेश देश के भीतरी हिस्सों में पूंजीपति या महाजन के द्वारा की जाती है, तो कभी कभी विदेशी निवेश भी होता है। अर्थात पूंजीपति यानी उद्योगपति दूसरे देश की कंपनियों पर व्यापार में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, जिससे उन्हें आय के रूप में लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसे विदेशी निवेश कहा जाता है। यानी विदेशी निवेश का मतलब है हमारा देश का कोई अधिक पैसा वाला उद्योगपति, पूंजीपति अलग देश में कोई मॉल खोला है, कोई फैक्ट्री खोला है, या तो कोई बैंक में पैसा दिया है कर्ज के रूप में, मतलब अपना पैसा अलग देश में कोई काम में लगाना जिससे आपको आय और लाभ प्राप्त होगा, उस पूंजीपति को, उस उद्योगपति को जो अलग देश में लगाया है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे विदेशी निवेश। ठीक है, और यदि देश के अंदर ही हम पैसा लगाए हैं तो उसको बोलेंगे घरेलू निवेश। ठीक, विदेशी निवेश का अर्थ है हम विदेश में पैसा लगाए हैं कोई काम के लिए, जिससे हमको आय और लाभ प्राप्त होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी। सेक्शन बी 3 अंक के प्रश्न वाला है, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, 3 गुना 5 बराबर 15। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से
अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक फर्म क्षेत्रक का वर्णन कीजिए। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में फर्म क्षेत्रक किसे कहते हैं बोलिए। फर्म क्षेत्रक को उत्पादक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, जहां एक नया वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी उत्पादक क्षेत्र में उन सभी उत्पादक इकाइयों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन के साधनों का खरीदारी करके वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और बाजार में उनका बिक्री करती है। जो उत्पादन का साधन यानी भूमि, पूंजी, लेबर, कच्चा माल का जुगाड़ करके एक नया अंतिम वस्तु सेवा बनाता है और मार्केट में बेचता है, जिसको हम लोग उद्योग क्षेत्र, फर्म क्षेत्र या क्या बोलता है उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात फर्म क्षेत्र परिवार क्षेत्र को उनसे प्राप्त साधन सेवाओं यानी उत्पत्ति के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल आदि के बदले मुद्रा भुगतान करती है, और परिवार क्षेत्र फर्मों से खरीदी गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले मुद्रा भुगतान करती है। यानी कहने का मतलब है फर्म क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो हम लोग के एरिया से यानी परिवार क्षेत्र से कच्चा माल, जमीन, लेबर, पूंजी का व्यवस्था करता है और फिर उसका प्रयोग करके वह अंतिम वस्तु सेवा का निर्माण करता है। जब हम लोग से लेता है तो हम लोग के साधन का पेमेंट कर देता है, और जब उसका वस्तु मार्केट में बन के नया अंतिम वस्तु सेवा मार्केट में आता है तो हम लोग खरीदते हैं, तो फिर हम लोग खर्च करते हैं। ठीक है, इस तरह से फर्म क्षेत्र का बाजार में प्रभाव चलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक विचार की क्लासिकी परंपरा को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विचार की क्लासिकी परंपरा, क्लासिकी परंपरा मतलब होता है प्राचीन विचारधारा। ठीक है, पहले का बात क्या था, तो उत्तर होगा किन से पहले अर्थशास्त्रियों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, यानी अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन की स्थिति बनी रहती है। ये किन से पहले अर्थशास्त्री का कहना था। ठीक है, जिसमें जेबी से का आय एवं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत परंपरावादी विचारधारा क्या बोलता है सुनिए। पहला बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। दूसरा बोल रहा है पूर्ति अपनी मांग स्वयं तय करती है। यानी परंपरावादी विचारधारा को बताना है कि जेबीसे ने क्या बोला था। ठीक है, परंपरावादी विचारधारा को देने वाले जेबीसे एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन की स्थिति रहती है, अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। ठीक है, अपने आप अर्थव्यवस्था में कोई मंदी और तेजी नहीं आएगा, मतलब वह हमेशा कंट्रोल रहेगा, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं तय करेगा। ये सब परंपरावादी विचारधारा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि चाय अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तु दोनों हो सकती है। बोल रहा है एक उदाहरण से स्पष्ट करना है कि चाय अंतिम वस्तु भी है और मध्यवर्ती वस्तु भी है। कैसे है समझाना है। उत्तर, जब हम चाय पत्ती को दुकान से खरीदते हैं तो उसको घर में डायरेक्ट उसी रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जिस रूप में हम चाय पत्ती दुकान से खरीदते हैं उस रूप में यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसको अनेक तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम चाय पत्ती को पानी या दूध में उबालकर उसके रस का प्रयोग करके पेय पदार्थों के रूप में करते हैं तो यहाँ पर चाय एक अंतिम वस्तु कहलाता है। परंतु चाय पत्ती का प्रयोग अनेक तरह के खाद्य पदार्थों को बनाने में और उपचार में किया जाता है। ठीक है, यानी इस स्थिति में चाय पत्ती एक मध्यवर्ती वस्तु होता है। यानी कोई भी वस्तु अंतिम होगा या मध्यवर्ती होगा, यह उसके प्रयोग की स्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। क्या समझ में आया?
जब दुकान से चाय पत्ती खरीदते हैं और उसका चाय बनाकर पी लेते हैं तो यहाँ पर चाय एक अंतिम वस्तु होता है। लेकिन जब चाय पत्ती का प्रयोग कोई खाद्य पदार्थों को बनाने में, कोई दवाई, कोई उपचार बनाने में किया जाता है तो वहाँ पर चाय पत्ती मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु मध्यवर्ती होगा कि अंतिम होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं। यदि अंतिम रूप में कर रहे हैं तो वह अंतिम हो जाएगा, और यदि कोई वस्तु को बनाने के लिए कर रहे हैं तो फिर मध्यवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है मतलब किसी वस्तु या सेवा का कितना मूल्य होगा उसका लेखा जोखा मुद्रा करता है। ठीक है, मुद्रा लेखे की इकाई होती है, यानी मुद्रा मूल्य मापन का कार्य करती है। अर्थात मुद्रा के द्वारा वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु का मूल्य को मापा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का कोई मापदंड नहीं था, जिसके चलते विनिमय मतलब लेन देन का मूल्य निश्चित करने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। मुद्रा के आविष्कार से यह कठिनाई दूर हो गई है। क्या समझ में आया? मुद्रा को लेखे की इकाई कहते हैं, इसका मतलब मुद्रा वस्तु या सेवा के मूल्य का लेखा जोखा करता है कि कितना किसका दाम होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह सुविधा नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राचीन समय में, पहले के समय में यह तय करना मुश्किल था कि किसके बदले कितना सामान देंगे, किसका वैल्यू कितना है। लेकिन मुद्रा आया तो सब वस्तु सेवा का अपना लेखा जोखा मूल्य तय कर दिया कि इसका इतना दाम होगा, इसके बदले ये सामान इतना मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्याशित निवेश एवं यथार्थ निवेश में क्या अंतर है? प्रत्याशित निवेश, प्रत्याशित या नियोजित या इच्छित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। वैसा निवेश जो कोई निवेश करने वाला व्यक्ति अपना कोई उद्देश्य का पूर्ति करने के लिए, उद्देश्य का प्राप्ति करने के लिए आय और रोजगार के विभिन्न स्तर पर निवेश करने का इच्छा रखता है, इच्छा रखा है, तो उसको बोलेंगे प्रत्याशित निवेश, नियोजित निवेश। और यदि निवेश कर दिया है, वास्तव में निवेश कर दिया है, तो उसको बोलेंगे यथार्थ निवेश। यानी यथार्थ निवेश वह वास्तविक निवेश है जो किसी अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ता द्वारा वास्तव में किया जाता है। यदि हम निवेश करने के बारे में सोचे हैं, इच्छा रखे हैं, तो उसका नाम होगा प्रत्याशित निवेश, नियोजित निवेश, इच्छित निवेश। लेकिन हम वास्तव में निवेश कर रहे हैं, निवेश कर दिए हैं, तो उसको बोलेंगे यथार्थ निवेश, वास्तविक निवेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखिए। सरकारी बजट का क्या उद्देश्य होता है समझिए। बजट क्यों बनाया जाता है, उसका क्या महत्व है? बजट क्यों बनाया जाता है, उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, समझिए। सरकारी बजट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना, मतलब देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए। दूसरा, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। जो क्षेत्र थोड़ा पीछे है, कोई थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो सभी क्षेत्र को एक साथ लेकर चलना है, सबको संतुलित रूप से डेवलप करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो है सरकारी बजट का उद्देश्य को लिखिए। उद्देश्य का अर्थ होता है महत्व। बजट बनाने का क्या महत्व है? ठीक है, तो पहला बोल रहा है आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए। संतुलित क्षेत्र विकास को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों को इक्वल करना है, ऊंच नीच नहीं करना है, सबको समान डेवलप करना है। तीसरा, पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना। जो क्षेत्र पिछड़ा है वहाँ पर फैक्ट्री खोल देंगे, कोई बड़का मार्केट का व्यवस्था कर देंगे ताकि आदमी आय रोजगार प्राप्त करेगा। ठीक है, इनकम का स्रोत वहाँ ला देंगे पिछड़ा हुआ क्षेत्र में। ठीक है, ताकि लोग को
एक अच्छा आय का स्रोत प्राप्त हो जाए। अगला 4, अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली आय की असमानताओं को कम करना। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आय का असमानता। प्रत्येक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में लोगों का आय में भारी असमानता है, कहीं कम, कहीं बेसी, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत बेसी। तो इसको इक्वल करना बजट बनाने का उद्देश्य होता है। आगे, अर्थव्यवस्था में तेजी एवं मंदी की स्थिति को नियंत्रित करना। कभी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा घट जाता है तो किसान रोता है, कभी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग रोते हैं, मिडिल फैमिली और गरीब फैमिली के लोग रोते हैं। यानी कभी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका प्रभाव हम लोग पर पड़ेगा, कभी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो उसका प्रभाव किसान पर पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। ठीक है, चलिए, रोजगार का सृजन करना, लास्ट पॉइंट है रोजगार का सृजन करना, रोजगार देना, रोजगार का निर्माण करना। ठीक है, हम ऐसा कुछ व्यवस्था करें ताकि लोगों को अपने आसपास के इलाका में एक अच्छा रोजगार मिल जाए, ताकि उसका परिवार बढ़े। ठीक है, उसका बच्चे अच्छे से शिक्षित हो पाए, आगे बढ़े, देश का विकास हो, उस क्षेत्र का विकास हो, आर्थिक कल्याण हो, आर्थिक विकास हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी व्यापार किसी देश की समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है। बोलता है विदेशी व्यापार करने से मेरा देश का समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खुली अर्थव्यवस्था में जब समग्र या सामूहिक मांग में विदेशी व्यापार घटक को शामिल किया जाता है तब उसे निर्यात आयात जुड़ जाती है। ठीक है, बोल रहा है खुली अर्थव्यवस्था में जब सामूहिक या समग्र मांग में विदेशी व्यापार घटक को शामिल किया जाता है तब उसमें निर्यात आयात जुड़ जाता है, जिससे देश की समग्र मांग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जब एक देश शेष विश्व से आयात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान करती है तो इससे देश के बाहर शेष विश्व की ओर मुद्रा जाता है, तो इससे आय का रिसाव, आय का क्षरण बोलेंगे। दूसरी ओर जब एक देश शेष विश्व को वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करता है तब दूसरा देश बदले में हमारे इस देश को पेमेंट करते हैं, जिससे मुद्रा का प्रभाव शेष विश्व से हमारे इस देश की ओर होता है। इसे आय का अंतक्षेपण, आय का भरण बोलेंगे। यानी हमारा देश का कोई पूंजीपति, उद्योगपति अलग देश में इन्वेस्ट किया है तो अलग देश का कुछ पैसा हमारा देश में आएगा, जिससे हमारा देश का आय रोजगार बढ़ेगा। लेकिन विदेशी कंपनियां हमारा देश में इन्वेस्ट की है तो हमारा देश का कुछ पैसा बाहर जाएगा, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, आय रोजगार घटेगा। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है ही। यदि आयात बेसी हो जाएगा, इसका मतलब बाहर से सामान बेसी आ जाएगा तो हम लोग का पैसा वैसे ही बाहर जाएगा, जो हम लोग के लिए अच्छा बात नहीं है, खराब बात है, नेगेटिव बात है। लेकिन जब हम लोग विदेश में सामान अधिक बेचेंगे, विदेशी निवेश अधिक करेंगे तो बाहर का पैसा हमारे देश में अधिक आएगा, जो हम लोग के लिए अच्छा बात है। हम लोग के देश में आय रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगा। यदि निर्यात करेंगे तो, और यदि आयात कर देंगे वैसी तो फिर इसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा, नेगेटिव बात हो जाएगा। चलिए अब आगे है सेक्शन सी, 5 अंकीय प्रश्न। 5 गुना 3 बराबर 15, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 5 अंक वाला में। पहला प्रश्न ले लेते हैं 16 नंबर, राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का वर्णन करना है। इस विधि में सभी प्रकार के अंतिम व्यय जोड़े जाते हैं, जिसे जीडीपी एट एमपी कहते हैं, मतलब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए जीडीपी में घिसावट व्यय को घटाकर शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ दिया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय बराबर जीडीपी एट एमपी, मतलब कुल अंतिम व्यय माइनस घिसावट व्यय प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए जीडीपी में घिसावट व्यय को माइनस करके हम लोग शुद्ध विदेशी साधन आय को जोड़ देंगे। चलो अब जीडीपी क्या होता है समझिए। पहला, जीडीपी का अर्थ है एक लेखा वर्ष
यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि घिसावट व्यय क्या है। समझिए इसको, घिसावट व्यय क्या है। घिसावट व्यय उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं, यानी मशीनों का कुछ भाग नष्ट या क्षय होते रहता है, इसीलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग व्यय हो जाता है, जिसे घिसावट व्यय या मूल्यह्रास कहते हैं। लगातार मशीन चलते रहता है, यूज होते रहता है, तो उसका कुछ पार्ट नष्ट हो जाता है, जिससे वो पहले जितना उत्पादन कर सकता था अब वो उतना उत्पादन कर नहीं पाएगा, मतलब कुल उत्पादन थोड़ा घट जाएगा। इसको बोलेंगे मूल्यह्रास, घिसावट व्यय, कि मशीन के घिसने से उत्पादन कम हुआ। ठीक है। 3 नंबर, शुद्ध विदेशी साधन आय क्या होता है समझिए। एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देश को अपनी साधन सेवाएं या संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय, लगान, मजदूरी, ब्याज लाभ और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले उन्हें दी गई आय के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाता है। क्या समझ में आया। हम लोग कोई सामान दिए विदेश को, तो विदेश हमको उसके बदले पेमेंट करेगा। ठीक है। लेकिन जब विदेश हमको देगा तो हम लोग पेमेंट करेंगे, तो दोनों का अंतर तो होगा ना। अब हम कितना दिए हैं हमको उसके हिसाब से आय प्राप्त होगा, वो कितना दिया है उसको उसके हिसाब से आय प्राप्त होगा। दोनों का जो अंतर होगा उसको बोलेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कम बेसी हो सकता है। यदि हम लोग बेसी देंगे तो कुछ पैसा हम लोग का बचेगा, और यदि उस लोग बेसी दिया तो हम लोग का घाटा हो जाएगा, उस लोग के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। बैंक दर क्या है। बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है। बैंक दर क्या है पूछ रहा है। बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है, इफेक्ट पहुंचाता है। बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है। समझिए, जब केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है तब व्यापारिक बैंक को ऊंची दर पर ऋण मिलता है, जिसके चलते व्यापारिक बैंक भी अपनी ऋण की ब्याज दर बढ़ा देता है, जिससे बाजार में ऋण महंगा हो जाता है और उसका मांग घट जाता है। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का संकुचन हो जाता है। इसे महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देता है। ठीक है। यानी केंद्रीय बैंक जब बैंक दर को बढ़ा देगा तो व्यापारिक बैंक को ऊंची दर पर ऋण मिलेगा, व्यापारिक बैंक भी अपना ऋण का ब्याज दर बढ़ा देगा, जिससे बाजार में ऋण महंगा हो जाएगा, ऋण का मांग घट जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। इसको बोलेंगे महंगी मुद्रा नीति। महंगा हो जाएगा ऋण तो साख मुद्रा का संकुचन हो जाएगा। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देता है। ठीक है। आगे देखिए, इसके विपरीत बैंक दर घटने से व्यापारिक बैंक को सस्ती दर पर ऋण मिलता है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी ऋण की ब्याज दर घटा देता है, जिससे बाजार में ऋण सस्ता होता है और ऋण की मांग बढ़ती है। परिणाम स्वरूप साख मुद्रा का विस्तार होता है। इसे सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए बैंक दर को घटा दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग फलन कैपिटल C बराबर 50 प्लस 0.4y है तो समयान्त निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि से संतुलन आय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। उत्तर दिया है। देखिए तो प्रश्न में क्या दिया है, उपभोग फलन C बराबर दिया है। C बराबर
50 प्लस 0.4y और क्या दिया है, स्वायत्त निवेश मतलब इन्वेस्ट दिया है, यानी इन्वेस्ट बराबर दिया है 100 करोड़। ठीक, चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेविंग का पैसा ही इन्वेस्ट होता है, यानी एस बराबर आई, बचत बराबर इन्वेस्ट। हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सी करते हैं, जो सेविंग करते हैं उसी को ना कोई काम में लगाते हैं, यानी सेविंग बराबर इन्वेस्ट यानी 100 करोड़ रुपया। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है, यानी वाई बराबर सी प्लस एस होता है। तो वाई को लिख दिए, सी का मान पुट कर दिए और एस का मान पुट कर दिए। सी का मान है 50 प्लस 0.4y और एस का मान है 100, सबको पुट कर दिए सेकंड लाइन में। तो अब क्या किए कि बाएं तरफ 0.4y को ले आए, तो y माइनस 0.4y हो गया बराबर 100 और 50, 150 हो गया। ठीक, y में 0.4y गया तो 0.6y बचा बराबर 150, y बराबर हो गया 150 बटे 0.6, यानी y बराबर हो जाएगा 250 करोड़। अतः संतुलन आय में 250 करोड़ की वृद्धि होगी। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, सी का मान उपभोग फलन दे दिया है और इन्वेस्ट यानी निवेश दे दिया है। हम जानते हैं कि बचत इन्वेस्ट होता है, ठीक है, यानी बचत हो गया 100 करोड़, वही हम इन्वेस्ट किए हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं y बराबर सी प्लस एस, आय बराबर उपभोग प्लस बचत। तो सी का मान और एस का मान समीकरण में पुट कर दिए, y बराबर सी एस में, उसको सॉल्व कर दिए। 0.4y को बाएं तरफ ले आए, 0.6y हो गया और इधर 100 और 50, 150 हो गया। y बराबर लास्ट में 150 बटे 0.6 कर दिए, तो आ गया आंसर 250 करोड़ y, यानी संतुलन आय में 250 करोड़ की वृद्धि होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। एक बचा हुआ है मॉडल सेट 5, अब अगला वीडियो में मॉडल सेट 5 को बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।